एक नवाब की पुरअसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 25। मैं फितरी या ज़हनी तौर पर जुराइम पेशा तो नहीं। शहनाज को मैं इंतकामी तौर पर ख़राब करना चाहता था, लेकिन जिस तरह वो मुझ पर भरोसा कर रही थी उससे मुझे शक हुआ कि मैं उसे ले तो जाऊंगा, लेकिन अपना इरादा शायद पूरा ना कर सकूं। मैंने एक होटल में खाना खाया और स्टेशन पर चले गए। जब गाड़ी आई तो हम सेकंड क्लास के एक डब्बे में बैठ गए। उसमें सिर्फ एक मुसाफिर बैठा था। सेकंड क्लास का टिकट लेने की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि मैं शहनाज को अपने साथ ही रखना चाहता था। इंजन से जब पहली विसल दी तो 3 और मुसाफिर हमारे डब्बे में दाखिल हुए। उनमें से एक को मैंने ज़रा गौर से देखा। मुझे ख्याल आया कि जब मैं और शहनाज होटल में से खाना खाकर निकले थे तो ये आदमी होटल के बाहर खड़ा था। जब हम रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए तो मैंने फिर उस आदमी को इस तरफ खड़े देखा। वो हमें देख रहा था। मैं जब सेकंड क्लास के डब्बे में दाखिल हुआ और दरवाजे में खड़े होकर मैंने पीछे देखा तो ये आदमी मुझे फिर नज़र आया और शायद खड़ा हमें देख रहा था। जब हम दोनों डब्बे में सवार होने लगे तो वो तेज़ एक तरफ चला गया। अब वो हमारे डब्बे में 2 आदमियों के साथ आ गया था। मैंने तीनों को देखा। उनके हुलिये और कपड़े सेकंड क्लास में सफ़र करने वाले नहीं थे। गाड़ी चल पड़ी। ये मेल ट्रेन थी जिसने छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकना था। गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई और दिल्ली का शहर दूर पीछे रह गया। मेरा ख्याल है कि दिल्ली से गाड़ी 25-30 मील दूर गई होगी जब उन 3 आदमियों में से एक उठा और मेरे सामने आन खड़ा हुआ। उस वक़्त रेलगाड़ी बियाबान और सुनसान इलाके में से गुजर रही थी। ये लड़की हमारे हवाले कर दो, उसने कहा और शहनाज से कहने लगा, उठो और सामने वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सेकंड क्लास का डब्बा था जिसमें मैं आमने सामने 2 लंबी सीटें थी। एक लंबी सीट एक तरफ थी, ऊपर 3 बर्थ थे और दरमियान में जगह खुली थी। मैं समझ गया कि ये 3 आदमी सेठ इब्राहिम के भेजे हुए हैं। तीनों घुटनों में से 3 घंटों में मैं उसने ये इंतज़ाम कर लिया था कि अपने गुंडों को भेज दिया और ये आदमी जिसे मैंने 3 बार देखा था मुझे और शहनाज को देख रहा था कि हम कहाँ जाते हैं और अगर हम सफ़र करते हैं तो कौन से डब्बे में बैठेंगे। ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। चूँकि गाड़ी इंतहाई रफ्तार पर जा रही थी इसलिए पाँव पर खड़े रहना ज़रा मुश्किल था। उसने एक हाथ बर्थ पर रखा हुआ था। उसके दोनों साथी अभी सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। मैंने एक भी लम्हा ज़ाया ना किया और मैं तेज़ी से उठा और उस आदमी के पेट में पूरी ताकत से मुक्का मारा। वो आगे को झुका और मैंने बड़ी फुर्ती से अपने नेफे से खंजर निकाला और उस आदमी के सर पर खंजर का दस्ता बड़ी ज़ोर से मारा। वो गिर पड़ा। उसके साथी खाली हाथ नहीं थे। वो जेबों से या नेफों से कुछ निकालने लगे। मैंने एक के मुंह पर उछल कर किक मारी और वो अभी बैठा हुआ था। किक उसकी ठोड़ी के नीचे लगी। उस ज़रब को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह ने मुझे जवानी की पूरी ताकत अता कर रखी थी। मैं खंजर नहीं चलाना चाहता था क्योंकि खंजर से आदमी मर सकता था। तीसरा साथी उठ चुका और उसके हाथ में लंबा चाकू था। मुसाफिर जो पहले ही उस डब्बे में बैठा था उसने घबरा कर जंजीर खींच दी। चाकू वाला मुझ पर वार करने को पर तोल रहा था, लेकिन जंजीर खींचते ही गाड़ी की रफ्तार यकलख्त कम हुई तो झटके से वो भी पीछे को गिरा। मैं उसी तरफ को गिरने लगा तो मैंने एक हाथ ऊपर बर्थ पर रख दिया। मैंने चाकू वाले की नाक पर भरपूर ताकत से मुक्का मारा और वो वार करने के काबिल नहीं था। इतने में गाड़ी रुक गई। जिस मुसाफिर ने जंजीर खींची थी वो इतना डरा हुआ था कि वह दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। ये तीनों आदमी खुले हुए थे और दरवाजे में से बड़ी तेज़ी से निकल गए। मुसाफिर जो कोई हिंदू लाला लगता था नीचे खड़ा शोर मचा रहा था। गार्ड आया तो उस हिंदू मुसाफिर ने उसे बताया कि डब्बे में 3 डाकू किस्म के आदमी आ गए थे
اور انہوں نے لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا تھا۔ گارڈ نے 3 آدمی بھاگتے دیکھ لیے تھے۔ اس طرح اللہ نے ہماری مدد کی اور شہناز میرے ہاتھ سے چھن جانے سے بچ گئی۔ گارڈ کو جب یقین ہو گیا کہ گاڑی ان ڈاکوؤں کی وجہ سے روکی گئی تھی تو اس نے گاڑی دوبارہ چلا دی۔ ہندو لالا جتنی دیر گاڑی میں رہا وہ عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں کرتا رہا۔ خوفزدگی کے معاملے میں شہناز کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ یہ ہندو اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ وہاں سے گاڑی چلی تو میں اور شہناز اکیلے رہ گئے۔ خوفزدہ عورت اس مرد کو ساری دنیا کا سب سے بڑا بہادر آدمی سمجھتی ہے جو اس کی حفاظت کا مظاہرہ کرے۔ شہناز کو غالباً توقع نہیں تھی کہ میں 3 آدمیوں کو مار بھگاؤں گا۔ میں نے کچھ اور ریل گاڑی کے دھکے نے اور اس کے بعد ہندو لالے نے ان بدماش کو بھگا دیا تو شہناز مجھ کو ہر کو لی سمجھنے لگی۔ اس نے اچانک مجھے اپنے بازوں میں جکڑ لیا اور میرا سر اور چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ روتی بھی جاتی تھی کہ اس کی اس دیوانگی نے مجھے ہلا ڈالا۔ میں ساری عمر تم سے جدا نہیں ہوں گی، اس نے جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سکندر، میں نے کہہ دیا ہے میں ساری عمر تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ اس نے مجھ پر بھی جذباتیت طاری کر دی۔ شہناز، میں نے اسے ذرا پرے کر کے کہا، تم جو کچھ محسوس کر رہی ہو میں جانتا ہوں، لیکن میں عورت کے وجود سے ذرا دور ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسی غلطی کر چکا ہوں اور اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ میں نے اسے وہ واقعہ سنا دیا کہ میں کس طرح گلشن کو بری نظر سے دیکھ بیٹھا تھا اور اس کا اور میرا انجام کیا ہوا۔ غلط نہ سمجھو سکندر، شہناز نے کہا، وہ وقت کچھ اور تھا جب میں نے تمہیں کسی اور رنگ میں چاہا تھا، اب نہیں۔ اب سکندر کا نام میری روح میں اتر گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہارا روپ ہی بدل گیا ہو۔ سکندر، اگر تمہارے دل میں میری ذرا سی بھی محبت ہے یا تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو میری ایک بات مان لو۔ میری ان پہلی یادوں کو ذہن سے نکال دو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو یہ تسکین ہوئی کہ اس جھٹکے نے شہناز کے بل نکال دیے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شہناز کی یہ ورافتگی اور خود سپردگی مجھے میرے ارادوں کے راستے سے ہی ہٹا نہ دے۔ گلشن آرا کے حسن و جوانی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ شہناز بھی اسی جیسی جوان اور حسین تھی۔ یہ میرا امتحان تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں شہناز نے مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ وہاں سے کچھ فاصلہ لاری پر طے کیا، پھر تانگا لیا اور ہم تاجے کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ تاجہ وہاں نہیں تھا، اس کے 2 آدمی موجود تھے۔ وہ 2 آدمی تاجے کے ساتھ ہی چلے گئے تھے جنہیں میں اپنے گھر لے گیا تھا۔ تاجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 روز بعد آیا۔ اس نے شہناز کو دیکھا تو حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں شہناز کو اپنے ساتھ لا سکوں گا۔ وہ مجھے الگ لے گیا۔ کیا جادو چلایا ہے پٹھے؟ تاجے نے مجھ سے پوچھا۔ میں تو بہت فکر مند تھا کہ تم واپس بھی آتے ہو یا نہیں، کس طرح لائے ہو؟ میں نے اسے ایک ایک لفظ کر کے ساری روداد سنائی۔ گاڑی میں ہم پر جو حملہ تھا وہ بھی سنایا۔ تم شیر ہو، اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ خواجہ صاحب سچ کہتے تھے کہ خدا نے تمہیں ایک فالتو طاقت دی ہے، لیکن پٹھے ایک بات سن لو، تم اسے اس لیے لائے ہو کہ اپنے آدمیوں سے اسے خراب کراؤ گے، پھر یہ لوگ اسے کہیں بیچ آئیں گے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں استاد؟ اس لیے کہ لڑکی نے اپنے آپ کو تمہاری پناہ میں پھینکا ہے، تاجے نے کہا، اور جس طرح سناتے ہو کہ ریل گاڑی میں اس لڑکی نے کس طرح تمہیں بہت بڑا بہادر آدمی سمجھ کر پیار کیا تھا، بلکہ یہ کہو کہ چاٹا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمہیں بہت بڑا بہادر آدمی سمجھتی ہے۔ میرے بیٹے، بہادر آدمی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ ہاں، اگر کسی مرد سے انتقام لینا ہوتا تو میں تمہیں خود کہتا کہ میرے سامنے اس کا پیٹ چاک کرو اور اسے باہر پھینکاؤ، لیکن یہ عورت ہے، میں اپنے اس پیر استاد کو ناراض نہیں کروں گا۔ کیا کہہ رہے ہو استاد؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اگر میں اسے اپنا اغوا بخش دوں تو میں یہ تو کبھی نہیں کر سکتا کہ اسے اپنے باپ کا خون بھی بخش دوں۔ اگر میرے شاگرد رہنا چاہتے ہو تو تمہیں باپ کا خون بھی بخشنا پڑے گا، تاجے نے کہا، اور میں تمہیں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، تم اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرو گے تو دیکھا دیکھی
तुम्हारी अपनी नीयत भी बिगड़ जाएगी। मुझे ख्वाजा साहब ने बड़ी सख्ती से कहा था कि इस लड़की को औरत, शराब और दुनिया की हिरस से दूर रखना। वो कहते थे कि इस लड़के ने अपने आप को संभाल कर रखा तो इसकी नज़रें ज़मीन का सीना चाह करके छुपे हुए ख़जाने भी देख लेंगी। मैं तुम्हें तबाही से बचाना चाहता हूँ। सच बात है सिकंदर, मैं अपने आप को भी बचाना चाहता हूँ। लड़की बहुत खूबसूरत है। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ देखी हैं, लेकिन इसमें मालूम नहीं क्या कशिश है। जादू सा लगता है सिकंदर। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैंने ताजे को बताया नहीं था कि मैं एक औरत के पीछे अपने आप को तबाह कर चुका हूँ। मैंने गुनाह का सिर्फ इरादा किया था। गुलशन दरिया में कूद ना जाती और मैं गुनाह कर बैठता तो मालूम नहीं मेरा क्या हाल होता और मैं किस अंजाम को पहुँचता। सिर्फ इरादा करने और गुलशन के पीछे भागने से ही मैं अपने मकाम से गिर पड़ा और मुझ पर खौफ तारी हो गया। ये तो मेरी अकल थी जो मुझे रास्ते दिखा रही थी, या ताजे की उस्तादी थी जो मुझ पर अपना रंग चढ़ा रही थी, वरना मैं तो ख़त्म हो गया था। मान लिया उस्ताद, मैंने ताजे से कहा। मान लिया कि शहनाज को यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन उसे करेंगे कहाँ, क्या गायब करेंगे? मैं तुम्हारे हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं चलूँगा। किसी अच्छे आदमी के साथ शादी करा देंगे, ताजे ने कहा। मेरे हाथ में अच्छे अच्छे लोग हैं उस्ताद, मैंने कहा। जब मैं इसे अगवा करने दिल्ली जाने लगा था तो मुझे उस वक़्त रोक लिया होता, मुझे ख़राब करना था। हाँ पठे, ताजे ने कहका लगा कर कहा, मैं तुम्हें ख़राब करना चाहता था। तुम्हारा अकेले इतनी दूर जाना बहुत ज़रूरी था। ये रास्ते जो तुम देख आए हो तुम्हें मेरे सहारे के बगैर देखने थे। इसे ट्रेनिंग और तजर्बा कहते हैं। तुमने गाड़ी में जिस तरह 3 आदमियों का मुकाबला किया है उससे मुझे तसल्ली हो गई है। दूसरी बात यह थी कि मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम शहनाज तक पहुंच जाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो वापस आओगे और मुझे कहोगे कि 2-4 आदमी दो। फिर मैं सोचूंगा कि क्या करूं। तुमने कमाल ही कर दिखाया है और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इसे कहाँ रखे? साथ वाले कमरे में, ताजे ने जवाब दिया। मैं खुद इस पर नज़र रखूँगा। ये अपने साथ कुछ रकम या जेवर लाई है? नहीं, मैंने जवाब दिया। लाना चाहती थी लेकिन डर गई और नहीं लाई। खुशकिस्मत हो पट्टे, ताजे ने कहा। अगर ले आती तो सेठ तुम दोनों को चोरी में पकड़वा देता। चलो अच्छा हुआ, अब इसे बख्श दो और खून का बदला खून दिल से निकाल दो। क्या भेड़िया भेड़ों का रखवाला हो सकता है? ताजा भेड़िया था, लेकिन वो बाद भेड़ों की रखवाली किया करता था। आज के दौर के लोग शायद हैरान होते होंगे कि एक डाकू का ये किरदार था। उनकी हैरत बजा है। आजकल भेड़िए भेड़ों की खालें पहने हुए हैं और भेड़ों की नुमाइंदगी करते हैं, धोखा देते और शिकार खेलते हैं। मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में डाका जनी एक पेशा था और उन पेशावरों के भी कुछ असूल थे। वो इस तरह नहीं करते थे कि रास्ते में कोई अकेला मुसाफिर मिल गया तो उसे लूट लिया, या किसी घर में देखा कि मर्द कोई नहीं और औरतें और बच्चे हैं तो उन्हें खंजर और पिस्तौल दिखाकर लूट लिया। वो बसों और रेलगाड़ियों के मुसाफिरों को भी नहीं लूटते थे। वो बड़े मोटे शिकार पर हाथ डालते और उस माल में से गरीबों का हिस्सा निकालते थे। ताजा जिस गांव में रहता था उस गांव का वो नवाब नहीं था। सब जानते थे कि ताजा डाकू है, लेकिन सब नज़र रखते थे कि पुलिस को किसी तरह इतला मिल जाए कि ताजा यहाँ है, और पुलिस छापा मारने आ जाए तो ताजे और उसके साथियों को कबल अज वक़्त इतला दे दें। नंबरदार सरकारी हैसियत रखते थे, लेकिन वो भी गांव में आए हुए डाकुओं की हिफाजत करते और डाकू गांव वालों का ख्याल रखते थे। ताजा इश्तिहारी मुजरम था और उसके सर की कीमत 10,000 रुपये थी। यानी हुकूमत ने उसे ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10,000 रुपये देने का ऐलान कर रखा था। ये सबको मालूम था, लेकिन कोई भी उस इनाम के लालच में नहीं आता था। डाकुओं और देहातियों के बाहमी तावन के अलावा देहाती ये खतरा भी महसूस करते थे कि उन्होंने किसी डाकू को पकड़वा दिया तो उसके साथी इंतकाम लेंगे। ऐसे वाक़यात हो चुके थे। बहरहाल ताजे के अपने असूल थे जो बहुत सख्त थे, लेकिन मैंने उसे एक और रूप में भी देखा था। उस पर जब जज्बात का गलबा होता तो वो एक कमज़ोर आदमी बन जाता। मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे थे। मैं शहनाज के पास चला आया। उसने मुझसे पूछा कि अब क्या होगा,
क्या तुम अपनी माँ के पास जाना चाहोगी? मैंने उससे पूछा। सोच लो, तुम्हारा सेठ वहाँ तक पहुँचेगा। अगर तुम वहाँ हुई तो मालूम नहीं वो क्या कार्रवाई करे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, उसने कहा। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मुझे ये इलाका बहुत ही अच्छा लगा। ये खेत, हरे भरे दरख्त और खामोश साया इलाका मैंने पहली बार देखा है। मैं देहाती इलाके में कभी नहीं आई थी। लेकिन शहनाज, मैंने कहा, तुम जहाँ बैठी हुई हो उसे भी तुम पसंद करोगी। लेकिन इस जगह की सादगी, खामोशी और हुस्न मौत का फंदा बन सकता है। ये उन लोगों का मस्कन है जिन्हें शहर के लोग जिन्हें भूत समझते और डरते हैं। पुलिस इनकी टो में लगी रहती है। कोई पता नहीं कि किस वक्त पुलिस का छापा पड़ जाए और गोलियां बरसने लगे। ये ताजा कैसा आदमी है जिसे तुम अपना उस्ताद कहते हो? शहनाज ने पूछा और अपनी राय दी। बहुत जालिम होगा, डाकू है ना। डाकू किसी पर रहम तो नहीं करते। और सिकंदर, मैं दरअसल ये पूछना चाहती हूँ कि ये मुझ पर बुरी नज़र रखेगा। मैं इसके कब्ज़े में हूँ। मैंने उसे बताया कि ताजा किस किस्म का आदमी है और उसने उसके मुतल्लिक मुझे क्या कुछ कहा है। ताजा तुम पर बुरी नज़र नहीं रखेगा, मैंने कहा, बल्कि उसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठा लिया है। ज़ाहिर है कि मेरे और शहनाज के दरमियान बहुत बातें हुई होंगी। शहनाज के लिए ये सूरत हाल और ये माहौल सिर्फ अजनबी ही नहीं था, बल्कि खौफनाक और अजीबोगरीब था। उसने तो बातें पूछनी ही थी। खुद मेरे लिए सूरत हाल एक मुअम्मा सी बन गई कि मैं शहनाज को इंतकामी कार्रवाई के लिए लाया था। लेकिन ताजे ने मुझे रोक दिया और ये मसला खड़ा कर दिया कि शहनाज को रखेंगे कहाँ और उसे भेजेंगे तो कहाँ भेजें। रात को वो दो आदमी जो मेरे साथ मेरे घर तक गए थे ताजे के पास बैठे हुए थे। मैं भी उनके साथ गपशप के लिए उनके कमरे की तरफ जा रहा था। अंदर से बड़ी ऊंची और कुछ वसीली बातें सुनाई दी। मैं बाहर खड़ा सुनने लगा। मेरे दोस्तों, ताजा कह रहा था, एक औरत के पीछे दोस्ती खराब ना करो। तुम्हारी दोस्ती पर हम जान भी दे देंगे उस्ताद। उन दोनों में से एक की आवाज़ आई। तुम्हें याद है कि हम दोनों इसी लड़की की खातिर सिकंदर के साथ उसके शहर गए थे। हम इस लड़की को अपना माल समझते थे और अब कहते हो कि इसकी तरफ देखो भी नहीं। वहाँ उस घर में उसे ख़राब कर लेते तो कोई बात नहीं थी। ताजे ने कहा, अब ये हमारी पनाह में है। अपने कारोबार में बेबरकती ना डालो। इतने मौलवी ना बनो उस्ताद, ये मस्जिद नहीं। और तुम्हारी लगती ही क्या है उस्ताद, हमें मौज मेला कर लेने दो। ताजा नहीं मान रहा था, लेकिन उसके दोनों साथी जिद कर रहे थे। फिर वो गुस्से में आ गए, लेकिन ताजे ने अपना रौब जमा लिया। ये दोनों आदमी कुछ गुस्से में वहाँ से उठे और सेहन में जाकर चारपाइयों पर लेट गए। मैंने ताजे के पास जाना मुनासिब ना समझा। सोचा कि वो भी गुस्से में होगा। ताजे ने कहा था कि शहनाज अलग कमरे में अकेली सोया करे। ताजे ने गांव के नंबरदार को ख़ास तौर पर कहा था कि शहनाज के लिए नहायत अच्छा खाना भेजा करे। देहात में अच्छा खाना पर मक्खन और पराठे ही हो सकते थे जो शहनाज के लिए आते थे। मैंने देखा कि ताजे ने दोनों आदमियों को कह दिया था और फिर उसने कहा कि तुम शहनाज से बहुत दूर सोया करो। तीसरे चौथे दिन मैं शहनाज के कमरे में गया तो उसने ऐसी बात बताई जिसे मैंने सच ना माना। सिकंदर, उसने कहा, तुम तो कहते थे कि ताजा अपने दरमियान औरत को पसंद नहीं करता, लेकिन वो 2 मरतबा रात को उस वक़्त मेरे पास आ चुका है जब तुम सब सोए हुए होते थे। कल दिन को भी आया था। मैं नहीं मानता। मैंने कहा, वो ऐसा आदमी नहीं। मैंने कब कहा है कि वो ऐसा आदमी है? शहनाज ने कहा। उसने मेरे साथ कोई बेहुदा हरकत या बात नहीं की। ऐसे मालूम होता है जैसे वो मेरे प्यार का ही प्यासा नहीं, बल्कि वो प्यार और मोहब्बत के लिए तरस रहा है। पहले तो मैं ये समझी कि वह मुझे मोहब्बत का धोखा दे रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि उसे धोखा देने की क्या ज़रूरत है। मैं उसके कब्ज़े में हूँ और ये बड़ा जाबर आदमी है। लेकिन एक बार तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जिस अंदाज से मेरे साथ बातें की वो उस ताजे की बातें नहीं थी जिसे तुम डाकू और ज़बरदस्त आदमी कहते हो। ताजा तो एक बार मेरे सामने भी रो पड़ा था। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस पर जब जज्बात का गलबा होता था तो वो बड़ा ही कमज़ोर आदमी बन जाता था। वो कोई बदसूरत आदमी नहीं था। उसके चेहरे पर मर्दाना रोब था। नक्शो निगार भी बड़े अच्छे थे। शहनाज की बातों से मालूम हुआ
कि उसने ताजे की मोहब्बत को कबूल कर लिया है। शहनाज, एक बात कहूँ? मैंने कहा, अगर ताजा तुम्हारे साथ शादी करना चाहे तो मान जाओगी? एक डाकू के साथ? शहनाज ने कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो नीम रजामंद है। कहने लगी, मैंने अभी सोचा नहीं, कुछ कह नहीं सकती। मुझे ये यकीन आ गया है कि ताजा मुझे बुरी नीयत से नहीं चाहता। शहनाज ने लंबा सांस लिया और कहने लगी, सिकंदर, इंसान कितनी कमज़ोर चीज़ है। तुमने मुझे ताजे की बातें और एक दो वारदातें सुनाई थी तो मैं ये समझी थी कि ये शख्स वहशी और दरिंदा है, लेकिन कल उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी आंखों से लगाए और कहने लगा, शहनाज, मेरी रूह प्यासी मर रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम तो अपनी दुनिया के बादशाह हो, क्या तुम्हें पहले कभी कोई औरत नहीं मिली? कहने लगा, मेरी बादशाही में औरतों की कमी नहीं, प्यार की कमी है। तुम जैसी कोई नहीं मिली। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत भी मिलती रही हैं, लेकिन मैंने जो कशिश, जो असर तुम में देखा है वो मुझे किसी में नज़र नहीं आया। मैं समझा था कि मेरे अंदर प्यार के चश्मे खुश्क हो गए हैं, लेकिन तुम्हें देखकर वो फिर फूट पड़े हैं। अगर मुझे तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत होती तो ये कोई मसला ही नहीं था। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि ताजा शहनाज को चाहने लगा है और इस तरह हमारा ये मसला हल हो जाएगा। शहनाज का क्या किया जाए, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ताजे का प्यार क्या रंग लाएगा और ये रंग खून का होगा। ये खौफनाक हादसा इस तरह हुआ कि 2-3 रोज़ बाद आधी रात के लगभग मुझे घर में शोर सुनाई दिया। मैं उठा तो देखा कि ताजा और उसके वही 2 साथी आपस में झगड़ रहे थे। उस रात घर में ताजे के 2 साथी और भी थे, वो भी जाग उठे थे। मालूम हुआ कि ताजा शहनाज के कमरे में गया तो उनमें से किसी ने देख लिया। ये 2 आदमी जो शहनाज के तलबगार थे, ताजे के पीछे पीछे शहनाज के कमरे में चले गए। ये तो सिर्फ मैं जानता था कि उसके मकसद के लिए शहनाज के पास नहीं गया था। जो उसके साथी थे वो समझ रहे थे कि ताजा अपनी उस्तादी के रूप में आ गया है। वो कह रहा था कि बुरी नीयत से शहनाज के कमरे में नहीं गया था। क्या ये तुम्हारी माँ लगती है? एक ने कहा। हमें नसीहत करते हो और ख़ुद झक मारते हो, दूसरे ने ताजे से कहा। देखते क्या हो, उनमें से एक ने कहा, चलो अंदर और उतारो कपड़े उस लड़की के, हमारा भी उतना ही हक है। वो दोनों कमरे की तरफ बढ़े तो ताजा दरवाजे में खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं कि जिसने दरवाजे के अंदर कदम रखा उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर उनमें हाथापाई शुरू हो गई। मैं दरमियान में आया तो उन दोनों ने अपने नेफों से खंजर निकाल लिए। दूसरे 2 साथी मेरी तरफ कुछ भी ना कर सके। पहला वार ताजे ने अपने एक साथी के पेट में किया और ज़ख्मी के साथी ने खंजर ताजे के पेट में उतार दिया। मैंने ताजे को बचाना था और उसी का साथ देना था। मेरा खंजर मेरे तकिए के नीचे था। मैं खंजर लेने गया, लेकिन इतने में उस वक़्त बसात उलट चुकी थी। ताजा और उसका एक साथी नीचे पड़े थे। अजीब सी भगदड़ थी। मैंने ताजे को ज़मीन पर पड़े देखा तो उसके पास बैठ गया और उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। उसने उठने की कोशिश की। मैंने उसे सहारा दिया। हमारा ज़ख्मी साथी बिल्कुल करीब पड़ा था। ताजे का खंजर उन दोनों के दरमियान गिरा था। मैं समझा कि ताजा उठना चाहता है। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया तो उसने खंजर उठा लिया और पूरे ताकत से अपने साथी के सीने में उतार दिया और खंजर वहीं रहने दिया। ताजा फिर लेट गया। मैंने ताजे को इस हालत में देखा तो गिरदो पेश को भूल गया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा बाप एक बार फिर मार रहा हो। मुझे इतना याद है कि कमरे और सहन में मैंने दौड़ते कदमों की आहटें सुनी थी। मुझे ये भी याद है कि शहनाज की आवाज़ सुनाई दी थी, सिकंदर तुम भी आ जाओ, भागो यहाँ से। और इसके साथ ही मुझे अपने किसी साथी की आवाज़ सुनाई दी थी, लानत भेज उस पर, तो निकल यहाँ से, पकड़ी जाएगी। लेकिन मैंने उस वक़्त उन आवाज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मैं ताजे को उठाने की कोशिश कर रहा था। कहानी ख़त्म हो गई सिकंदर, ताजे ने कराहती हुई आवाज़ में कहा। पेट और सीना कट गया है। तुम चले जाओ, पकड़े जाओगे। शहनाज को साथ ले जाओ। उसे कहना कि एक पत्थर तेरे प्यार से मोम हो गया था, मरते मरते प्यार का जायका भी चख लिया है। एक काम करो, शहनाज को साथ लेकर सीधे थाने जाओ और बताओ कि मैंने ताजे को कत्ल कर दिया है। 10,000 रुपया वसूल कर लो।
उस्ताद उठो, मैंने उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर कहा। ठहरो, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तुम्हें उठाकर चारपाई पर डाल देते हैं। किसकी बात कर रहे हो? ताजी ने सिसकी लेने के अंदाज से कहा। तुमने देखा नहीं, सब भाग गए हैं। मैंने कहा नहीं था कि औरत से दूर रहना। एक औरत के पीछे ये देख लो, 2 दोस्त लहूलुहान पड़े हैं। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ खामोशी थी। बाहर मुझे 1 या 2 घोड़े दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं शहनाज के कमरे में गया और वो वहाँ भी नहीं थी। वहाँ अब कोई भी नहीं था। ताजा और उसके साथी सेहन में पड़े थे और उनका खून इकट्ठा होकर सेहन की मट्टी में जज़ब हो रहा था।